ग्राउंड की बात कर लेते हैं। नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे हैं जो एक कसर रह रही थी समाजवादी पार्टी में, अभी तक सब मान रहे थे पूरा परिवार एक है। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ मंच साझा करते हैं, शिवपाल यादव रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई कि जो कमी रह गई थी वो पूरी कर ली गई। बीजेपी की रणनीति क्या है? जानकारी ये मिल रही है कि बाकायदा जोन और सेक्टर बट गए हैं बीजेपी के, कि प्रदेश अध्यक्ष कहां रहेंगे, केंद्रीय मंत्री कहां रहेंगे, क्या रणनीति बनी है मैनपुरी में? देखिए, मैनपुरी एक ऐसी सीट है, कहा जाए 1989 से यहाँ उदय प्रताप सिंह जो जनता दल से जीते, सोशलिस्ट कहा जाए विचारधारा के थे, मुलायम सिंह के गुरु। उसके बाद वो 91 में इससे क्या नाम है सचपा से जीते, और उसके बाद लगातार 96 से मुलायम सिंह यादव उनके परिवार के सदस्य जीतते रहे। लेकिन इस बार बदली हुई स्थिति में पूरी तरह से भाजपा ने यहाँ ज़बरदस्त किलेबंदी कर दी गई है। पन्ना प्रमुख से लेकर आपके बूथ पर 21 लोगों की टीम तैयार है। इसके साथ ही हर विधानसभा में 5 मंडलों में विस्तारकों को लगाया गया है। तो कुल मिला के सांगठनिक जो कहा जाए पूरी तरह से जो बेस तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही नॉन यादव नॉन मुस्लिम जो वर्ग है, सोशल बेस पर ज़बरदस्त फोकस बीजेपी का चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी से पूछते हैं कि आपको लेकर कहा जाए नॉन यादव नॉन मुस्लिम वोटरों पर फोकस किया जा रहा है, तो धर्मेंद्र यादव हो या संजय लाठर हो, तो उनका कहना है कि सातों जात 36 बिरादरी हमको वोट करेंगी। बीजेपी का काम ही है कि जिस प्रदेश में जो प्रभावशाली जाति रहती है उसके इतर बाकी जातियों को कहीं ना कहीं उसका पोलराइजेशन बीजेपी करती है। संजय लाठर से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो हरियाणा में जाटों के खिलाफ मोबिलाइज करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ मोबिलाइज करते हैं। तो बीजेपी की ये फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों के खिलाफ जैसी रणनीति है। लेकिन अब धरातल पर इसकी बात की जाए तो पूरी तरह से कहा जाए जिस तरह से करीब 17 लाख से ऊपर जो मतदाता हैं, करीब 5 लाख मतदाता यादव मुस्लिम हैं और बाकी जातियां एक तरफ। अब मैनपुरी में मुलायम सिंह के ना रहने के बाद क्या ये जातीय गोलबंदी बीजेपी कर पाने में सफल हो पाती है, और क्या अखिलेश यादव और उनकी जो पत्नी है उनको सभी जातियों का समर्थन मिल पाता है? क्योंकि यहाँ बिल्कुल ये अपने आप में सवाल बने रहेगा। नितिन हमारे साथ बने रहिए। उबैदुर रहमान का भी रुख कर लेते हैं, रामपुर से बने। उबैदुर रहमान, रामपुर की जंग भी दिलचस्प है क्योंकि वहां पर भी जो किले की लड़ाई है वो है, गढ़ की लड़ाई है। हालांकि आजम खान भले ही अपने करीबी आसिम रजा को उन्होंने मैदान में उतारा है, लेकिन जैसे उनके करीबियों ने ही बगावत कर दी और उसके बाद जो विरोध के स्वर उठे, किस तरीके की रणनीति वहां पर सपा और भाजपा की दिख रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज़म खान के करीबियों ने भले ही बगावत की है, लेकिन आज आज़म खान अभी जहां हम खड़े हुए हैं, आज़म खान का ऑफिस है और इस वक्त आज़म खान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइनिंग हो रही है समाजवादी पार्टी में। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ुद आज़म खान जो हैं वो मौजूद हैं मीटिंग में और मीटिंग ले रहे हैं। और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको समाजवादी पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। उनको जो है समाजवादी पार्टी का जो रुमाल है, पट्टा, वो डाल करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये नए लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं आज। और आज़म खान ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, अभी थोड़ी देर में वो प्रेस से बात भी करेंगे, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग का काम है वो चल रहा है। और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है दारुल अवाम, उस पर आए हुए हैं और ये लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन आज हो रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, कुछ लोग अन्य संगठनों से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज़म खान इस चुनावी बयार में अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते हैं कि अगर उनके 1-2 लोग टूट करके जा सकते हैं भाजपा में, तो वो भी बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से या दूसरे अन्य दलों से ला करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। आज़म खान की ये सीट जो है 10 बार वो इस सीट से विधायक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज़म खान कहीं ना कहीं जो जवाब है वो दे रहे हैं विपक्षी दलों को कि अगर बिल्कुल, और विपक्षी दलों को जवाब दिया जा रहा है और जो जिस तरीके से मजबूती कर सकता है अपने अपने दलों की वो कर। रामिक जी, आप अभी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि ये सोशलिस्टों का गढ़ भी है मैनपुरी, और इसके साथ ही साथ नेताजी का जो स्वभाव रहा, नेताजी का जो घर घर से लगाव रहा, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि वाला भी वोट मिलेगा। लेकिन इसी सवाल पर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेताजी के प्रति सम्मान एक अलग विषय है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब वोट होगा, वोटिंग होगी, तो जरूरी नहीं कि जो लोग सम्मान कर रहे हैं वोट दें ही। देखिए, केशव मौर्य जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों का तो क्या कहा जाए, लेकिन नेताजी के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है अवधेश जी, वो ये बात है कि नेताजी ने कमज़ोर और वंचित वर्गों का मतलब ये है कि वो मुसलमान यादव नहीं,
वो चाहे शाक्या हो, वो चाहे मौर्य हो, वो चाहे पटेल हों, वो चाहे एससी समाज के अनुसूचित वर्ग के लोग हों। आप सोचिए कि वो एक ऐसे नेता थे कि उस पूरे क्षेत्र में बड़े परिवारों के घर के सामने से जो ये मौर्य बिरादरी के गरीब लोग थे वो जूता पहन के नहीं जाते थे। तो माननीय नेताजी ने इस प्रदेश के एक बड़े करोड़ों करोड़ आबादी को, ऐसी गरीब वंचित आबादी को मजबूत बनाया, बराबर ला के बिठाया, जिसकी वजह से आज सूबे में बीजेपी में भी इन जातियों के लोग बैठ गए हैं, लेकिन उनको इस लायक बनाया माननीय नेताजी ने। तो मैनपुरी की जो सीट है, मैं आपको साफ कर दूं कि बहुत ही भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। रामपुर को दूसरा, लेकर क्या है? माननीय नेताजी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले माननीय आजम खान साहब, जिन्होंने इमरजेंसी में जेलें काटी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के अधिनायकवाद के सामने सरेंडर नहीं किया। सोचिए कि जिसने उस डिक्टेटर इंदिरा जी के सामने सरेंडर नहीं किया, ये बीजेपी आरएसएस के लोग बंदूक के बल पे, शासन के बल पे, आजम खान साहब के छर्रे, ये जो शानू मीडिया सलाहकार जैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इनकी क्या हैसियत है रामपुर की राजनीति में, सिवाय इसके कि ये आजम खान साहब के नाम पे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। अपने आप को आजम खान साहब ने उस पूरे रामपुर के खित्ते को, जो नवाबों, राजों, रजवाड़ों के सामने, जो जनता के सामने सर झुकाए, गर्दन झुकाए खड़े रहते थे, आजम खान साहब ने उस पूरे गरीब समाज के लोगों को मुंह में ज़बान दिया, उनको राजनीति करना बताया। इसीलिए आजम खान साहब की कोई गलती नहीं है। आजम खान साहब अगर बहुत बड़े बिल्डर होते, करोड़ों करोड़ रुपए के, तो बीजेपी आरएसएस के साथ उनका काम चल रहा होता। उनका सबसे बड़ा गलती था उन्होंने रामपुर के क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय बनाकर एक गरीब गुरबा लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। और देश भाई, कोई गलती नहीं है उनका। अभी हमारी सरकार आ जाती, सारे मुकदमे उनके ऊपर कानूनी तौर पे वापस हो जाते। बीजेपी आरएसएस को चाहिए कि वो, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे, वो कहते थे कि चिमटे से तो कोई टूट फूट की सरकार मैं जिंदगी में ना उठाऊं। लेकिन यही इनकी बीजेपी आरएसएस की जो पार्टी है, आज जो लोग इसके हाकिम हैं, वो चिमटे से, सोचिए, कट्टे लगा के राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, ये क्रिमिनल्स का काम है। अवनीश त्यागी जी, ये बड़ी बात कही आजम खान साहब के सामने आके क्या आजम साहब ने ये गलती कर दी? हालांकि ये सवाल आजम साहब ने भी कई बार कहा कि मैंने यही गलती कर दी कि जो काम सदियों में नहीं होता वो मैंने कर दिया, मैंने विश्वविद्यालय बना दिया। और कट्टे पर राजनीति करना चाहते हैं आप लोग क्या? अवधेश जी, जिन्होंने कट्टे पे राजनीति की थी, जो कट्टे पे जमीनें कब्जा रहे थे, जो गरीब लोगों के उजाड़ रहे थे, उन पे मुकदमे हैं। जो कट्टे पे राजनीति करते आए थे, जिनके कारनामे थे, 2012 से और 17 तक जिनके कारनामे बोले हैं, जनता ने उन्हें विदा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है, गरीब आदमी का, आम आदमी का तो विश्वास जीता है, इसीलिए लगातार प्यार मिल रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से महोदय से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके कारनामे ठीक होते, आपका मनमानापन, आपका दबंगईपन, आपका अहंकार, अभी जैसे उन्होंने कहा कि ये छर्रे, ऐसा शब्द जब कार्यकर्ताओं से जब इस्तेमाल होता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हैसियत क्या है। जब हैसियत वो अपने उससे देखते हैं, तो जनता ने भी हैसियत उनको दिखाती है। जनता ने बता दिया कि जनता की वोट में कितनी ताकत है, एक आम कार्यकर्ता की, एक आम वर्कर की, एक आम वोटर की वोट में कितनी ताकत है। इसलिए गढ़ ढह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना आत्मविश्लेषण करे तो ज्यादा जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, जवाब ले लेते हैं। जब वो कहेंगे, बड़े हैं, जब कार्यकर्ता खड़ा होता है, जब जनता खड़ी होती है ना, तब इसी तरह से होता है। ये बताइए, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक बार जब केंद्र में हुकूमत बनाना पड़ा और एमपीज का खरीद फरोख्त करना था, भारत की संसद में उन्होंने कहा, टूट फूट की सरकार तो मैं चिमटे से भी ना उठाऊं। ये मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। आपने शासन की बुनियाद पर, आपने वो जो कमिश्नर बिठा रखा है मुरादाबाद में, गैर कानूनी तरीके से आपने हजारों केसेस, सैकड़ों केसेस आपने आजम खान साहब पे लगवाए। क्या ये काम मेरी हुकूमत में नहीं हो सकता था? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम जेलों में सड़ा नहीं सकते थे? लेकिन ये समाजवादी पार्टी का ना विचार रहा, ना तरीका है। राजनीति में ऐसे नहीं होता है।
समाजवादी द्वेष, पार्टी के नेताओं नफरत, ने जो कारनामे किए हिंसा हैं, नहीं होती है जनता सर। ने उनकी सजा दी है। आप तो समझिए आप। क्योंकि कानूनन वे जो मुजरिम थे, अब कानून सजा दे रहा है। जनता तो पहली सजा दे चुकी, जनता ने तो सत्ता से बाहर ही कर दिया। ये जनता की अदालत त्यागी जी, जो त्यागी जी, मुकदमे माननीय हैं, आजम जो खान दो साहब तरह को से हाईकोर्ट चलते ने हैं। सुनिए, हाई मेरी कोर्ट बात ने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट मेरी ने बात भी सुनिए आपके ऊपर कि टिप्पणियां करी हैं। जो जुल्मी होते हैं उन्हें कोर्ट भी सजा देती है, उससे पहले जनता भी देती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के जो कारनामे थे, उन कारनामों की वजह से लगातार सजा मिल रही है, और तमाम प्रयोग करने के बावजूद सजा मिल रही है। कभी दो लड़के आते हैं, कभी बुआ बबुआ आते हैं, कभी छोटे गठबंधन आते हैं, पर इन सब को नाकारा ठीक है, कर आप दिया दोनों के है। पास आएंगे। हमारे साथ नितिन और उबैदुर रहमान भी बने हैं, उनके पास भी जाएंगे, जमीनी हालात को समझेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।